नहीं, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। वो दोनों हाथों से सर पकड़े बैठी, अब तक बेयकीनी की कैफियत में थी। इसके कहे लफ्जों को गूंज अब भी कानों में सुन रही थी। वो मेरे साथ धोखा कर ही नहीं सकता। आखिर में वो जो इस वक्त से एक ही जगह पर साकित बैठी थी, तड़प कर उठी, खुद को यकीन दिलाते हुए बेसाख्ता ज़बान लड़खड़ाई, और वो बेदम सी वापस अपनी जगह पर बैठ गई। लेकिन एक वो ही तो है जो मेरे साथ धोखा कर सकता है। दिल को खुश फहमी से निकालने में बस चंद ही पिल लगे थे, कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गई मैं। इसकी असलियत जानकर भी इसकी बातों में आगमा गार्ड में इतनी अहमक, इतनी कम अक्ल किस तरह हो सकती हूँ। कितनी आसानी से इसने मुझसे बदला लिया और मैं इस बार उसका दिल अपने बाल नोचने को चाहा। वाकई इसने सब कुछ अपनी रजामंदी से ही तो किया था। कोई खबर, कोई दबाव ना था। बहुत आराम से वो सब कुछ करती चली गई जो वो इससे कहता रहा। इसकी हर बात पे आंख बंद करके यकीन करती रही। फिर अब किस लिए अपने किए पछता रही थी। तो फिर आज के बाद जिंदगी में पछतावे के सिवा बाकी कुछ था ही नहीं। कमरे में इस वक्त अलार्म की आवाज गूंज रही थी। अलार्म की आवाज इतनी ऊंची थी कि कान पड़ी आवाज का सुनना भी मुश्किल था, लेकिन ये इसी का हौसला था जो इतनी पुरसुकून नींद सो रहा था। वरना खैर से इस कमरे में बजते अलार्म की आवाज से तो पड़ोसी तक जाग जाते थे। वो जितनी गहरी नींद सोता था, जागने के बाद इतनी चुस्ती और बशाशत बेसब ही हैरान होते थे। सामने रखे ड्रिंक्स टेबल के आईने में अपना अक्स देखते हुए बेइख्तियार उंगलियों से अपने बाल संवारे और अपनी सट्टी टेबल की तरफ बढ़ा, जहां कल रात देर तक काम करने की वजह से बहुत से कागज और किताबें रखी थी मेज पे। उन्हीं कागजात के दरमियान सफ़ेद कागजों का एक दस्ता अलग रखा था, जो दूसरे कागजात के निस्बत तरतीब में था। इसने हाथ बढ़ाकर उन कागजात को उठाया और एक एक वरक पलटने लगा। बेइख्तियार उसके लबों पे एक इत्मीनान भरी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसमें इसकी पिछली एक हफ्ते की मेहनत थी। हल्की सी सीटी बजाते हुए इसने कागजात अपनी फाइल में एहतियात से रख दिए और खुद बाथरूम में जा घुसा। दिल ही दिल में इस पर 1000 बार लानत भेजी और फिर अपने हाथ में पकड़ा कागज मेज पर रखकर जल्दी से इसकी फाइल खोलकर इसके रखे कागजों का दस्ता निकाल लिया, जिस ये जली हुरूफ से इसका नाम लिखा था। निहायत एहतियात से अलग करके टाइटल कोर को अपने साथ लाए कागजों के दस्ते पे लगाकर उन्हें स्टेबल करके इसकी फाइल में बिल्कुल इस तरह वापस रख दिया जैसे वो छोड़ कर गया था। इस कार्रवाई के बाद इसने फाइल में रखे इसके प्रिंट शुदा कागजात को उठाया और खामोशी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद करते हुए इसने एक बार फिर इस बात की तसल्ली की थी कि ऐसे किसी ने भी देखा नहीं है। चची जल्दी से नाश्ता ले, अल्फी आजीम, हमें जल्दी पहुंचना है। लाउंज में लगे घड़ियाल ने 7:30 बजाए और अरहम अपने गीले बालों को संवारता फाइल और गाड़ी की चाबी थामे दाखिल हुआ। मुस्करा कर सलाम करते हुए इसने नाश्ते के लिए आवाज लगाई। ड्राइंग टेबल पे पहले ही अमीर और शाहान बैठे नाश्ता कर रहे थे। अतिया बेटे और भांजी को नाश्ता देकर अब उसकी मुंतजिर थी। सुबह के नाश्ते की जिम्मेदारी उनकी थी, जबकि दोपहर का इंतजाम सफिया बेगम ने के जिम्ना था। अलबत्ता रात में उन दोनों के साथ दोनों लड़कियां भी मदद करती थी। ये जाली नहीं आई अब तक, हर रोज इसकी वजह से देर होती है। अभी नाश्ते में 10 घंटे लगाएगी। जाओ इसे बिला कर लाओ, फिर हमें निकलना है। डाइनिंग टेबल पर उसकी गैर मौजूदगी को महसूस करते हुए वो बुड़बुड़ाया और सुबह के अखबार पे नजर डालते हुए बहन को इसे बुलाने का हुक्म दिया। वो उठने की बजाय सर झुकाए नाश्ता करती रही। जाली तो आज अपनी दोस्त के साथ चली गई यूनिवर्सिटी, कह रही थी जल्दी पहुंचना है, इसे असाइनमेंट जमा करवाना है। चची ने इसकी प्लेट और चाय का मग मेज पे रखते हुए इसे मतला किया। हाँ, लेकिन असाइनमेंट तो हमको भी जमा करवाना था। अखबार लपेट कर मेज पे वापस रखते हुए इसने हैरत से पहले अपनी कलाई पे घड़ी को देखा। चिल्लू, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं बस आ रहा हूँ। अरहम ने नाश्ते की प्लेट हाथ से परे की और अपनी फाइल उठाकर उन दोनों के पीछे ही चल दिया। इसकी भूख एकदम गायब हो गई। तेर अली खान साहिब ने दोनों बेटों की तरबियत इस नहज पर की थी कि दोनों के दरमियान मोहब्बत और खुलूस शामिल थे। यही वजह थी कि बरसों से न सिर्फ कारोबार मुश्तरका था, बल्कि घर में भी दोनों खानदान निहायत इत्तेफाक से रहतियात दूसरे पे इन्हिसार करते थे और एक दूसरे की ज़रूरियात का ख्याल रखते थे। घर में कायम अमन और सुकून की फिजा की पूरी खानदान में मिसाल दी जाती थी।
अलबत्ता अरहम और जाली इस पैमाने पे पूरे ना उतरने, इस पे सितम शुरू से एक ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, यही वजह के दोनों में भी कभी नहीं बनी थी। अरहम की तारीफ सुन सुन कर साले को अरहम से खामखा की चढ़ हो गई थी, जो बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच गए कि घर में सब लोग उन दोनों की रोज रोज की नोक झोंक से इस कदर आदी हो चुके थे कि अब कोई सिरे से परवाह ही नहीं करता था, बल्कि जिस दिन उनमें जंग व जदल ना हो सबको परेशानी लाहिक हो जाती। इन सब बातों के बावजूद अब्दुर्रहमान और अब्दुर्रहीम के खानदान के दरमियान से सुई गुजारना भी नामुमकिन था। यूनिवर्सिटी पहुंचकर जाली ने सबसे पहले वो काम किया जिसके लिए वो आज इतनी सुबखार होने यूनिवर्सिटी आई थी, यानी असाइनमेंट जमा करवाना। अरहम की असाइनमेंट फाइल पे अपने नाम का लेबल लगाकर इसने सुबह आते ही प्रोफेसर को दे दी थी और उनसे अपनी जिम्मेदारी और काबिलियत पे ढेरों दाद भी वसूल कर चुकी थी। अब तक तो इसे पता चल चुका होगा ना? सीमा ने सवाल किया। पता चल जाता तो इसकी कॉल आ जाती, अभी तक राब्ता ना करने का मतलब है कि इसको फाइल चेक नहीं की। वो अरहम से बखूबी वाकिफ थी, इसे मालूम था कि अरहम कभी अपने लिखे को दोबारा चेक नहीं करता, क्योंकि वो इसे कामिल बनाने में इतनी तहकीक करता कि तुमकील के बाद किसी गलती की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। वैसे तुमने बेचारे के साथ अच्छा नहीं किया। मानूर को बहरहाल उसकी हरकत अच्छी नहीं लगी। वो इसका भी हम जमात था और अक्सर पढ़ाई के सिलसिले में इसकी मदद करता रहता था। जाली की दोस्त होने के बावजूद मानूर की हमदर्दियां अरहम के साथ थी। जाली का बदला, माय डियर, इसने जो मेरे साथ किया मैंने वो इसके साथ कर दिया। इसकी वजह से मेरा इतना टाइम ज़ाय हुआ। अपनी मुस्कुराहट समेटते हुए इसने जवाब दिया, जाली तुम्हारे पास काफ़ी वक्त था असाइनमेंट मुकम्मल करने के लिए। तुम चाहती तो तसल्ली से अपना काम मुकम्मल कर सकती। पिछले हफ्ते वो यूनिवर्सिटी अपनी बीमारी की वजह से नहीं आ सकती और इसी दौरान प्रोफेसर ने उनके फाइनल असाइनमेंट सेमेस्टर का जमा करने का ऐलान कर दिया था। अरहम ने इसे मौजू ही गलत बताया और जाली इसी मौजू पर घर बैठी काम करती रही। वो तो फ़कत 2 दिन पहले यूनिवर्सिटी आने के बाद इसको हकीकत का मालूम हुआ। अरहम बखूबी जानता था कि जाली गाहे इसके कमरे की तलाशी लेती है, इसलिए वो चीज़ें जिन्हें जाली से छुपाना मकसूद होता उन्हें हमेशा ताले में ही रखता, जैसे इसकी डायरी जिसे वो बाकायदगी से लिखने का आदी था। लेकिन अरहम की एहतियात के सबब आज तक वो इसके हाथ न लग सकी। अरहम के तो वहम व गुमान में न था कि इसके साथ ये होने वाला है, इसलिए जब प्रोफेसर ने इसे क्लास से पहले ऑफिस में आने को कहा तो वो एहसास तफाखुर से उनके पास पहुंचा। वो उनका लायक तालिब इल्म था। इसे यकीन था कि इंटर्नशिप वगैरह में मदद के लिए या फिर किसी अहम मशवरे के लिए दफ्तर में बुलाया होगा। लेकिन वहां पहुंचते ही जो बम उसके सर पर फटा, इसकी गूंज इतनी तबाकुन थी कि वो सुन बैठा का बैठा रह गया। लेकिन सर मार्कशीट्स पर अपने नाम के साथ बड़ा सा जीरो देखकर उसका दिल दहल गया। तुम मेरे इंतहाई लायक स्टूडेंट हो, मेहनती हो। तुम्हारा रिजल्ट मैंने क्लास में अनाउंस नहीं कौलकन से रिसली तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। सर मैं किस्म खाकर कहता हूं मैंने असाइनमेंट को कॉपी नहीं किया। बहरहाल वो सच्चा था, इसलिए 2 टोक इस इल्ज़ाम को कबूल करने से इनकारी रहा। अब क्या कहोगे कि तुमने इस असाइनमेंट कॉपी नहीं की? लेकिन सर ये मेरी फाइल नहीं है, इस बात की तो मैं पहली लाइन से ही तस्दीक कर सकता हूं। उन्होंने हाथ उठाकर इसे जाने को कहा। तुम अब जा सकते हो और आइंदा ऐसी हरकत मत करना। ये लास्ट सेमेस्टर है और तुम्हारे लिए बहुत अहम। कोशिश करो कि संजीदगी बरकरार रखो, वरना तुम्हें नुकसान होगा। जी सर। वो अचानक दरवाजे की तरफ बढ़ते रुक गया। सर क्या जाली का असाइनमेंट देख सकता हूं? अगर जाली इसकी इजाज़त दे तो। वो अच्छी तरह जानते थे कि ये दोनों कजिन हैं। इसके बावजूद किसी और की असाइनमेंट की फाइल दिखाना उन्हें दुरुस्त नहीं लगा, इसलिए साफ मना कर दिया। सर उसके कितने मार्क्स हैं? 19 जवाब फुलफॉर आया। अरहम के पास अब शक की कोई गुंजाइश नहीं थी कि ये जो सब कुछ हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि जाली है। मटर पुलाव के मटर चीरती सफिया बेगम अपनी देवरानी अतिया बेगम के सामने बेटी की लाउबाली तबीयत से परेशान थी। इसी वक्त में सफिया बेगम के बड़े भाई का अमेरिका से फोन आ गया, जो कि अपने बच्चों की नाअहली का रोना रो रहे थे। आखिर कमाल को एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपनी बहन के उगे रिश्ता डाल दिया जाए।
जाली के लिए उन्होंने अपने बेटे शमीम का रिश्ता दिया, जबकि अपनी छोटी बेटी मुमताज़ के लिए भांजे अरहम को दामाद बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अंधा किया चाहे दोनों आंखें। सफिया और अतिया को कमाल की बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने फैसला कर लिया कि ये बात हम अपने मर्दों के सामने रखेंगे। कोई भी इस बात के लिए इनकारी न था, सभी को ये रिश्ते बहुत माकूल लगे और उधर कमाल ने पाकिस्तान आने की तैयारी पकड़ ली। घर में अचानक खुशी और हंगामा सर उठाने लगा। अरहम के कमरे में जाली दौड़ी चली आई कि शमीम भला कैसे किसी मर्द का नाम हो सकता है, तुम्हें नाम से किया है। वो तो खुद अपना सर घुटनों में दिए परेशान बैठा था, क्योंकि कल से इसे माँ ने शेरवानी सिलवाने का हुक्म दे दिया था। जाली ने इसे मशवरा दिया कि क्या मसला है, तुम रेडीमेड खरीद लो, इसका दिल चाहा कि अपना सर फाड़ ले। किस तरह इसे मेरी किसी दिल की बात का कोई असर ही नहीं, इसीलिए इसे कहने लगा कि तुम फौरन यहां से चली जाओ। उधर अरहम ने शमीम को फोन किया और कहा कि यार ये शादियां नहीं हो सकती। शमीम ने मशकूक निगाहों से अपने स्मार्टफोन को देखा। तुम अच्छी तरह जानते हो तो फिर मेरे साथ ये जुल्म मत करो, मैं ये शादी हरगिज नहीं कर सकता। मेरे सोचने समझने की तमाम सलाहियत बिल्कुल सल्ब हो चुकी है। शमीम इसे सोचते हुए एक तरकीब बताने लगा। अरहम को लगा ये काम मुश्किल जरूर है, लेकिन जाली को मनाने के सिवा कोई और दूसरा रास्ता भी न था। अरहम की बात सुनकर वो सीख पा हो गई, तुम्हारा दिमाग ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें शमीम से जान छुड़ानी है तो फिर तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। अरहम ने इसे ये नहीं बताया कि शमीम भी इससे शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि ये मशवरा भी इसे शमीम नहीं दिया था। लेकिन अब माह नूर का क्या होगा। जाली को तशवीश हुई, लेकिन वो सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करते हुए अपने गुस्से पर काबू पाता रहा। इसकी तुम फिक्र न करो, जरूरी ये है कि हम घर में सबको बताएं कि हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तभी हम इस मुसीबत से बच सकते हैं। हसब आदत जाली चुप न रह सकी और बोली, मोहब्बत और तुमसे मुझे तो सोचकर वहशत हो रही है, लेकिन इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। घर में जिसने सुना वो ये सुनकर हैरान रह गया कि हर वक्त की गोला बारूद करने वाली फौजें आज एक दूसरे से शादी करने के लिए कैसे तैयार है। जिस पर अतिया और सफिया बेगम को तो दिल से इत्मीनान हो गया कि दोनों बच्चे घर पर ही रहेंगे। घर में निकाह की तैयारियां शुरू हो गईं। जाली ने जाकर अरहम के कमरे पर धावा बोल दिया कि तुम कोई और तरीका अपना लेते, लेकिन कम अज कम निकाह तो रुकवाते। जिस पर वो फौरन बोला कि अगर तुम्हें शमीम से शादी करनी थी तो ठीक है, मेरे पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन न था कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, हम दोनों की मर्जी के बगैर रुखसती तो कोई भी नहीं करवा सकता, इसलिए बेफिक्र। घर में निकाह की तैयारियां उरूज पर थीं। जाली की मर्जी न होने के बावजूद ताईजी की ख्वाहिश पर इसे सुर्ख रंग का गरारा पहनना पड़ा। अरहम को मदद के लिए पुकारती रही, लेकिन वो किसी प्रोजेक्ट का बहाना बनाए मंजर से बिल्कुल गायब हो गया। मजबूरन इसे हथियार डालने पड़े। लेकिन जब निकाह के वक्त दोस्तों के हमरा बड़े ठाठ से डिजाइनर शेरवानी पहने अरहम होटल पहुंचा तो दिल इसकी जान लेने को चाहा, क्योंकि इसके अंदाज से ऐसा नहीं लग रहा था कि ये ड्रामा है और ये मजबूरी का निकाह है। दिल चाहा सबके सामने पूल खोल दे, लेकिन ना तो मौका था और ना ही दस्तूर, बल्कि सब्र के घूंट पीने के अलावा वो कुछ न कर सकी और उनसों बहाते इसने निकाह नामे पर दस्तखत कर दिए। निकाह के बाद वो अभी ब्राइडल रूम में ही बैठी थी कि अरहम की बहन दौड़ती हुई आई और एक बम फोड़ दिया। अरहम भाई और उनके दोस्त रुखसती की बात कर रहे हैं। वो एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई और इसे यकीन हुआ कि इसके साथ कोई बहुत बड़ी साजिश हो गई है, जिसकी इसे खबर नहीं। बस अब आप अपने घर नहीं बल्कि हमारे पोर्शन में अलिफगी। आखिर ये सब किया है, इसके साथ इतना बड़ा धोखा अरहम कैसे कर सकता है। घर में किसी के पास इसका एहतजाज सुनने के लिए वक्त न था। इसे खूबसूरती से सज्जी स्टेज पर बिठा दिया गया। अरहम उसके साथ बैठा निहायत खुश और मुतमईन दिखाई दे रहा था और वो बेबसी की तस्वीर बनी थी। वापसी पर इसे जब अरहम के कमरे में पहुंचाया गया तो खूबसूरत फूलों से पूरा कमरा सजा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गई कि ये सब कुछ पहले से अरहम के प्लान में शामिल था। जैसे ही अरहम कमरे में दाखिल हुआ, इसने इसे झंझोड़ कर रख दिया। तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? पहले निकाह और अचानक रुखसती। तुमने कहा था कि तुम निकाह खत्म कर दोगे। इसने अपनी तशवीश को सवालात की सूरत में डाल दिया, जिस पर वो प्यार से कहने लगा,
کہ جھوٹ بولا تھا، لیکن مجھے پتا تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کروگی۔ جھوٹ کیا مطلب ارحم؟ یہ سب تم نے مجھ سے اسائنمنٹ کا بدلہ لیا ہے؟ جس پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یار اسائنمنٹ کی بات درمیان میں کہاں سے ہو؟ لیکن جالی کو یقین نہ الف رہا تھا کہ اس بدترین انتقام کو لینے کے پیچھے اس نے اس کی زندگی کا تماشا بنا دیا اور اس کے اعتبار کا خون کیا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جس پر ارحم بولا کہ تم ایک انتہائی احمق اور جذباتی لڑکی ہو، یہی وجہ ہے کہ کبھی سوچ سمجھ کر بات کیا کرو۔ لیکن جالی کہاں اس کے باتوں میں آنے والی تھی، بولی کہ تم کسی دھوکے میں مت رہنا، میں اتنی آسانی سے خاموش نہیں ہوں گی۔ تم مجھے گھر میں قید کر کے خود مانور کے ساتھ عشق لڑاؤ گے؟ میں ابھی گھر والوں کو جا کر تمہاری حقیقت بتا دوں گی۔ ارحم نے اسے کھینچ کر واپس بٹھایا کہ تم نہیں ایسا کر سکتی۔ تمہارے اور میرے درمیان مانور کہاں سے گھوم کر الف جاتی ہے؟ تم مانور سے محبت کرتے ہو، اور وہ محبت نامے جو تم چھپا کر ڈائری میں لکھا کرتے تھے وہ مسلسل اب رو رہی تھی۔ میں نے یہ تم سے کہا تھا جالی، میں نے آج تک مانور کسی بھی لڑکی سے محبت کی حامی نہیں بھری۔ ارحم مجبور ہو کر اسے وہ ڈائری دکھانے کے لیے اٹھا جس میں اس نے آج تک اپنی محبت کو قید رکھا تھا، اور واحد اس بات کا گواہ شمیم تھا۔ وہ آج تک یہ نہ سمجھ سکی تھی کہ شمیم اس رشتے پر اتنا خوش کیوں ہے، لیکن اسے یہ یقین نہ آیا کہ وہ نام کسی اور کا نہیں ڈائری میں اس کا درج تھا۔ وہ کہنے لگی کہ آج تک اپنے مجھ سے یہ بات چھپائی، مجھے ہمیشہ تنگ کیا کرتے تھے۔ جس پر ارحم نے جواب دیا کہ میں اس وقت تمہیں معصومیت اور محبت سے دیکھا کرتا تھا، جب تم میری باتوں پر چڑھتی تھی اور بھاگ بھاگ کر میری شکایتیں تایا ابا کے پاس جا کر لگاتی تھی، اور مجھے تمہاری معصومیت پر پیار آتا تھا۔ وہ شرارتی نظروں سے جالی کو دیکھنے لگا۔ وہ میرے اللہ، کیا ہو جاتا اگر تم یہ سب سیدھے راستے سے کر لیتے؟ اگر غصے اور فرسٹریشن میں الف کر میں کچھ الٹا سیدھا کر لیتی؟ محبت اور دل کا حال اس لیے نہیں بتایا کہ تم پتہ نہیں یقین کرتی یا نہ، اور ڈرامہ رچانے سے پہلے میں بڑے ابا کو سب کچھ بتا چکا تھا، اور ان سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ انکشاف پر انکشاف ہو رہے تھے، یعنی اس نکاح اور رخصتی والے کھیل میں بڑے ابا تمہارے ساتھ شامل ہیں؟ جی ہاں، ارحم نے سر ہلا کر جواب دیا۔ قسم سے دل تو کر رہا ہے کہ تمہارا سر پھاڑ ڈالوں، لیکن ارحم نے ہاتھ بڑھا کر کلاک جالی سے لے لیا اور خوبصورت سی انگوٹھی اپنی جیب سے نکال کر اس کی انگوٹھی پر رکھی۔ سچ تو یہ ہے جالی کہ محبت نہیں، بندے کو عشق ہے تم سے، اور اس عشق نے مجنوں فرہاد سب کو ہی پیچھے چھوڑ ڈالا ہے۔ اب چاہے سر پھوٹے آماتھا، ہم نے تو ہاں کر دی ہے۔ اس نے شرارت سے جالی کی طرف دیکھا۔ کمرے میں پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو ارحم کی محبت کے رنگ حاوی ہو رہے تھے۔ جالی مسکراتے ہوئے شرما کر سر جھکا لیا۔